गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने क्रैश कोर्स शुरू कर रखा है जिसकी 3 कक्षाएं अभी तक हो चुकी हैं, जिनमें लगभग 3000 प्रश्नों की फैक्ट्स के साथ प्रैक्टिस करी है मैंने। आज हमारी चौथी क्लास है और उसमें आज हम फैक्ट्स के बारे में ही थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स लगभग 10-12 दिन तक चलेगा, जिसमें 10,000 प्रश्नों से ज़्यादा का समावेश किया गया है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिना किसी देरी के अब अपनी क्लास को अपन शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं एक कोट बता दूं जो आज मेरे दिमाग में चल रहा है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। चलो अब शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। अपन पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे कुछ लेखकों के नाम और उनकी पुस्तकों के नाम, तो उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं अभी। कन्नड़ देव, इन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज राठौड़। अ, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था कन्नड़ देव प्रबंध। जो और तारीख राजस्थान, इसके लेखक थे कालीराम कायस्थ। ललित विग्रहराज सोमेंद्र या सोमदेव इसके राइटर है। और राजस्थानी कहावतें इसके राइटर है मुरलीधर व्यास। अब कुछ और अन्य फैक्ट्स हैं, जैसे अम्बेर रासो जो 3 लोगों ने लिखी थी उनके नाम थे जोधराज, कवि महेश और सारंगधर। इन तीनों व्यक्तियों ने हमीर रासो ग्रंथ लिखा था। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ की बात करें तो ये भरतेश्वर बाहुबली घोर है, जो वज्रसेन सूरी ने लिखा था। इसको इंपॉर्टेंट रूप से आप ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली घोर का जो ग्रंथ है वो है वज्रसेन सूरी का। राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता संत हनुमंत किंकर हैं। इन्होंने राजस्थानी भाषा में रामायण की रचना की थी। चारणी गद्य साहित्य के महान कलाकार बांकीदास और दयालदास हैं। राजस्थान में नवजागरण के प्रथम कवि सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अपनाओं का इंसाफ माना जाता है, जिसके राइटर है अंबिका दत्त व्यास। 1927 में एक रचना लिखी गई थी। संस्कृत का पहला उपन्यास शिवराज विजयम, ये अंबिका दत्त कृत माना जाता है। शिवराज विजयम ये संस्कृत का पहला उपन्यास माना जाता है। आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास जो है कनक सुंदरी को माना जाता है। राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल जो है 8वीं से 14वीं शताब्दी तक के काल को माना जाता है, राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल। तो इन फैक्ट्स को अपन को एज इट इज ध्यान रखना है। हिंदी का जो महाकाव्य है, इसको मूल काव्य की श्रेणी में रखा जाता है, पृथ्वीराज रासोई चंद्रवरदाई का, और ये डिंगल भाषा में लिखा गया है। अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का उल्लेख अपन को कन्नड़ दे प्रबंध में मिलता है। डिंगल भाषा का हेरोस जो है पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। और 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाणित चंद्रवरदाई का कथन है पृथ्वीराज रासो में वर्णित है। और ये पृथ्वीराज को जब बंदी बनाकर ले जाया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा, तो मोहम्मद गोरी की को जो तीर जिससे वध किया गया था, उनको मारा गया था, वो इसी कहावत के बेस पर मारा गया था। ऐसे प्रमाण इस ग्रंथ के अंदर मिलते हैं। डिंगल का हेरोस या पीथल ये पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। राजपूताने का अबुल फजल मोहम्मद नैणसी को कहा जाता है। तो राजस्थान का बीरबल बांकीदास को कहा जाता है। तो ये अपन को उपनाम है जो ध्यान रखने हैं। अकबर के नवरत्नों में राजस्थानी जो थे वो अबुल फजल थे, ये एकमात्र व्यक्ति है। दूसरा है गीता प्रेस गोरखपुर, 1923 ये अनुमान पोद्दार की है। सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार रस ग्रंथ जो है वेली कृष्ण रुक्मणी री है। मरुभाषा का प्रथम उल्लेख जो है कुवल्यमाला जो उद्यतन सूरी का ग्रंथ है उसमें मिलता है। विभिन्न बोलियों के साहित्यकार जैसे ढूंढाड़ी, जिसको झाड़साई भी बोलते हैं, इसके संत दादू दयाल माने जाए। मेवाती जो भाषा है उसके साहित्यकार लालदास और चरणदास माने जाते हैं। अहिरवाठी जो राठी बोलते हैं, जिसको जोधराज और अलीबख्श इसके साहित्यकार माने जाते हैं। और हाड़ौती के साहित्यकार माने जाते हैं सूर्यमल मिश्रण। संगीत रत्नाकर सारंगधर और कुंभा दोनों ने लिखा था। ये भी अपन को ध्यान रखना है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अहिरवाटी जिसको राठी बोलते हैं, ये किन्हीं 3 ग्रंथों के नाम लिखिए। अमीर रासो जोधराज के द्वारा लिखा गया था। भीम विलास काव्य ये शंकर राव द्वारा लिखा गया था। और ख्याल जो है अली बख्शी की लिखी गई थी।
अब आधुनिक ग्रंथ या पुस्तकें भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई थी, उन पुस्तकों के बारे में अपन थोड़ा जानकारी करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में इसको लिखित में भी पूछा जा सकता है और सीधे-सीधे तौर पर पुस्तक का नाम देकर मिलान के तौर पर भी अपन से पूछा जा सकता है। इंडियन स्ट्रगल, ये जो पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल। हिंद स्वराज जो गुजराती भाषा में लिखी गई वो महात्मा गांधी की पुस्तक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो है भीमराव अंबेडकर की है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गादास की पुस्तक है। मदर इंडिया जो पुस्तक है कैथरीन मेयो की है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये वी डी सावरकर की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। 1857 राष्ट्रीय विद्रोह, ये बेंजामिन डिजराइल की पुस्तक है। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखी थी। इंडिया डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद की है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। इंडिया मीन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। द सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आर सी मजूमदार की पुस्तक है। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफीक जकारिया की पुस्तक है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये भगत सिंह की पुस्तक है। मैं अनिश्वरवादी यानी कि नास्तिक हूँ क्यों हूँ, ये भगत सिंह की पुस्तक है। इंडियन अनरेस्ट, ये वेलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है। 1857, ये एस एन सेन की पुस्तक है। तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई मुख्य पुस्तकें हैं। इनके राइटर्स के नाम अपन को ध्यान रखने ही रखने हैं, क्योंकि एक न एक परीक्षा में इनसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। हर एक परीक्षा में संभावना रहती है जिसमें इसमें से प्रश्न उठाए जाने की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। अब कुछ आधुनिक राजस्थान के जो ग्रंथ हैं उनको देखते हैं। पेरे चकवाबात, मुमल, बगड़ावत और पाबूजीरी बात, ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। राजस्थान रत्न से सम्मानित हैं और देवगढ़ ठिकाने से इनका संबंध माना जाता है लक्ष्मी कुमार चुंडावत का। इन्होंने इनकी किताबें केरे चकवाबात, मुमल, बगड़ावत और पाबूजीरी बात, ठीक है। अगलाई दुर्साड़ा, जिन्होंने लिखी थी किरतार बावनी, राव श्री सुल्तान कवि, ये इनकी रचना थी। विजयदान देता है की रचनाएं जो दुविधा, अलेख हिटलर, बातारी फुलवारी, ये विजयदान देता है की। कुछ मादी आखर ग्रंथ, ये रामेश्वर दयाल श्रीमाली की रचना है। कुछ मादी आखर ग्रंथ। स्वतंत्र बावनी जो है ये तेज कवि की रचना है। और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये रीमा आहूजा की रचना है। ये ध्यान रखना है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। द नेचुरल हिस्ट्री, ये प्लिनी की पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना है, जिनको अर्थशास्त्र की पितामह कहा जाता है। द हिस्ट्री, ये हेरोडोट्स की रचना है, जिनको हिस्ट्री का पितामह कहा जाता है। अब राजस्थान के प्रमुख मेलों पर चलते हैं। वीर तेजाजी पशु मेला, ये पर्वतसर नागौर में पड़ता है। रामदेव पशु मेला, ये भी नागौर में पड़ता है। कार्तिक पशु मेला, ये पुष्कर अजमेर का फेमस है। श्री वल्लभ देव पशु मेला, ये मेड़ता नागौर में पड़ता है। जसवंत पशु मेला, ये भरतपुर में पड़ता है। चंद्रभागा पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, ये झालावाड़ में पड़ता है। अगर सबसे ज्यादा मेलों की बात करें तो सबसे ज्यादा मेले नागौर में पड़ते हैं। बाबूजी का मेला कोलूमंड फलोदी में पड़ता है चैत्र अमावस्या के दिन। और कुछ त्योहारों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। जैसे गणगौर, गणगौर है चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। आका तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कजरी तीज, ये सातोड़ी तीज भी बोलते हैं, बूढ़ी तीज भी बोलते हैं, भादवा कृष्ण तीज तृतीया को इसको मनाया जाता है। नवमी, जो रामनवमी है, ये चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। ग्यारस, देवशयनी ग्यारस होती है जिसको आषाढ़ शुक्ल ग्यारस मनाते हैं। ग्यारस को मनाते हैं। जलजूलनी ग्यारस जो है भादवा शुक्ल ग्यारस को मनाते हैं। नवरात्रों की बात करें तो नवरात्र चैत्र शुक्ल आश्वयुज शुक्ल 1 से 9 तक रहते हैं। नवरात्र दूसरे जो होते हैं आश्वयुज माह में शुक्ल 1 से 9 तक रहते हैं। चैत्र वाले नवरात्रे भी शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक रहते हैं। और आसज के नवरात्रे जो है वो भी शुक्ल एकम से नवमी तक रहते हैं। गुलाबी गणगौर, ये चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है नाथ द्वारा के अंदर। नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी को जोधपुर में मनाई जाती है। अन्य तिथियों की बात करें तो घुड़ला जो त्योहार है चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मारवाड़ में मनाया जाता है। दशहरा जो है आसोज माह की शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित थी, तो माड़ गायन शैली से संबंधित मानी जाती है गौरी देवी।
अब कुछ लोक नाट्य हैं और लोक नृत्य हैं, इनको देखते हैं, जनजातियों से संबंधित हैं, इनको पढ़ते हैं पहले। गरासिया जनजाति के जो लोक नृत्य हैं, वालर, लूर, मोरिया और मांदल, ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। वालर, लूर, मोरिया और मांदल। कथोड़ी से संबंधित है मालविया, मावलिया और होली, ये दूसरा भी इनसे ही संबंधित मत है। कथोड़ी की होमा, ये इसकी ट्रिक मानी जाती है, होली और मावलिया। कंजर चक्री नृत्य माना जाता है, गुजरों का चरी नृत्य फेमस है। इसके अलावा भीलों का है गवरी, राय, गेर, हाथीमना, युद्ध नृत्य, ये भील जनजाति से संबंधित माने जाते हैं। वहीं सहरिया जनजाति से शिकारी और लहंगा जो नृत्य हैं, ये सहरिया जनजाति से संबंधित माने जाते हैं। कालबेलियों से संबंधित माने शंकरिया, इंडोनी, पणियारी, ये कालबेलिया समाज से संबंधित माने जाते हैं, जनजाति से संबंधित। मेव जनजाति का है रणभई और रतबाजा, रणबाजा और रतबई, ये जो है मेव जनजाति से संबंधित माने जाते हैं। ये तो थे जनजातियों से संबंधित नृत्य। अब क्षेत्रीय नृत्यों को अपन पढ़ते हैं। जैसे भवाई नृत्य, भवाई जो है मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है भवाई जाति के द्वारा। पुरुष सिर पर 7 से 8 मटके रखकर इसको नृत्य को करता है। इसके प्रसंग है वोरा वोरी, सूरदास, शंकरिया नृत्य और ढोला मारू, ये मुख्य प्रसंग इसके माने जाते हैं। रण नृत्य जो है ये मेवाड़ का फेमस है। पुरुष इसको नृत्य को करते हैं और हाथों में तलवार लेकर इस नृत्य को किया जाता है, ये पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। डांडिया नृत्य ये मारवाड़ का फेमस है, ये पुरुषों के लिए जाना जाता है, ये भी पुरुष इसको मुख्य रूप से करते हैं। तेरह ताली नृत्य ये मारवाड़ का नृत्य, कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में इस नृत्य को किया जाता है। तो तेरह ताली नृत्य का संबंध कामड़ जाति की महिलाओं से और ये रामदेव जी के मेले में किया जाता है। घुड़ला जो नृत्य है ये मारवाड़ का ही है। लड़कियां नाचती हुई घर घर तेल मांगती हैं इस नृत्य के तहत, घुड़ला नृत्य में नाचती हुई। कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी का फेमस है, पुरुष नृत्य है। नर्तक बांस की घोड़ी को अपने कमर में बांध कर रंग बिरंगी परिधान पहनकर नृत्य करता है। मैंने अपने फेसबुक पर भी ये नृत्य डाला था, जो भी 15 अगस्त के दिन मेरे स्कूल में आयोजित किया कार्यक्रम था, उसमें किया गया था किसी कलाकार के द्वारा। तो आप चाहें तो इसको वहां पर देख सकते हैं फेसबुक। मुरली मीणा नाम से मेरी आईडी है, उस पर जाकर देख सकते हैं। उसमें आराम बढ़िया 6 मिनट का वीडियो है, उससे आपको समझ में आएगा किस प्रकार से नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य जो है मारवाड़ और जयपुर का फेमस है। ये राजस्थानी लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, राजस्थान का राज्य नृत्य भी मान लेंगे इस। कथक जो नृत्य है ये जयपुर घराने का फेमस है। इसके प्रवर्तक भानु जी को माना जाता है। कथक नृत्य की उत्पत्ति जयपुर घराने से ही मानी जाती है। टप जो है ये शेखावाटी क्षेत्र का है। बसंत पंचमी के अवसर पर यह किया जाता है। जंग नृत्य ये भी शेखावाटी क्षेत्र का है। ये होली के अवसर पर पुरुषों का समूह नृत्य है, ये चंग बजाते हुए किया जाता है। गीदड़ नृत्य ये भी शेखावाटी का फेमस है। होली से पूर्व डांडा रोपण से लेकर होली के सप्ताह भर बाद तक ये नृत्य चलता है, गीदड़ नृत्य। बम नृत्य ये अलवर भरतपुर का फेमस है। होली पर 2.5-3 फुट ऊंचे नगाड़े पर पुरुषों का सुनहरा, पुरुषों का जो समूह नृत्य है ये किया जाता है, बम नृत्य। चार कुला ये भरतपुर अलवर का है। महिलाएं सिर पर बर्तन के ऊपर दीपक जलाकर रखती हैं, इसमें चार कुला। झूमर नृत्य ये हड़ौती का फेमस है। महिलाओं द्वारा त्योहारों और मांगलिक अवसरों पर इस नृत्य को किया जाता है। बिंदोरी इसका ज्यादा पूछा जाता है, झालावाड़ का फेमस है। होली और विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है बिंदोरी। ढोल नृत्य ये जालोर का फेमस है। शादी के अवसर पर पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य ये कतरिया सर बीकानेर का है। जसनासी सिद्धों द्वारा फतेह फतेह उद्घोष के साथ इस नृत्य को जलते हुए अंगारों पर चलकर किया जाता है। इसमें फतेह फतेह का उच्चारण वो करते रहते हैं। जसनाती संप्रदाय का मुख्य नृत्य माना जाता है और कतरिया सर बीकानेर इसका उद्गम माना जाता है। लांगुरिया जो नृत्य है करौली में किया जाता है, कैला देवी के मेले में किया जाने वाला है मुख्य नृत्य माना जाता है। डांग नृत्य नाथ द्वारा का फेमस है, होली के अवसर पर किया जाता है। सुकर नृत्य ये दक्षिण राजस्थान का है। सुकर देवता का मुखौटा लगाकर दक्षिणी पहाड़ी आदिवासियों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। नाहर जो नृत्य है ये मांडल भीलवाड़ा का फेमस है। शेर की वेशभूषा में इस नृत्य को किया जाता है। नाहर का मतलब शेर माना जाता है, ठीक है। चौगोला नृत्य ये डूंगरपुर का फेमस है। होली पर जो स्त्री और पुरुषों का सामूहिक नृत्य है ये चौगोला के नाम से जाना जाता है। पेजन नृत्य ये बागड़ का है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में दीपावली के अवसर पर इसको किया जाता है। अगर अपन त्योहार वाइज या क्षेत्र वाइज नृत्यों को देखते हैं तो इसको थोड़ा समझते हैं अपन।
होली के अवसर पर जो नृत्य किए जाते हैं उसमें चंग, गीदड़, बम, बिंदौरी, डांग और चौगोला जो नृत्य हैं ये होली के अवसर पर किए जाते हैं। क्योंकि सम्मिलित करने के लिए पूछा जा सकता है कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा किस क्षेत्र का नृत्य है। तो जैसे शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य हैं डफ, चंग, गीदड़ और कच्ची घोड़ी, ये शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित माने जाते हैं। वही मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो डांडिया, तेरह ताली, घुड़ला और घूमर, ये जो नृत्य हैं मारवाड़ क्षेत्र के हैं। मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य की बात करें तो भवाई, रण, चोगला और पैजन, ये मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य माने जाते हैं। अलवर भरतपुर के नृत्य हैं बम और चारकुला नृत्य, जो अलवर भरतपुर में फेमस है। और व्यावसायिक लोक नृत्यों की बात करें तो भवाई, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी और कथक, ये व्यावसायिक लोक नृत्यों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार अपन ने देखा है कि जो भी लोक नृत्य हैं, जनजातियों से संबंधित नृत्य हैं, उनको अपन को ये फैक्ट ध्यान रखना है कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है और किस जिले का फेमस नृत्य है। और इसकी मुख्य विशेषता जो अपन ने देखी वो भी अपन को ध्यान रखनी है, तभी जाकर अपन इन प्रश्नों को सही तरीके से परीक्षा में हैंडल कर पाएंगे, अन्यथा अपने गलती होने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब चलते हैं लोक नाट्यों पर। अलीबख्शी ख्याल जो है वो अलवर का फेमस है। तो ढप्पाली ख्याल भी अलवर का फेमस है। नौटंकी जो है भरतपुर की फेमस है। इन तीनों का ध्यान रखना है, अलीबख्शी ख्याल अलवर, ढप्पाली ख्याल अलवर और नौटंकी भरतपुर की। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत के अंदर अपन आभूषण देखते हैं। जैसे नाक के आभूषण की बात करूं तो नथ, वारी, कांटा, चुन्नी और चौपा, जिसको चूंप बोला जाता है, ये नाक के आभूषण है। गर्दन की बात करें तो मादलिया और मंगलसूत्र ये गर्दन के आभूषण। संत और उससे संबंधित एक मुख्य बात जो है संत चरणदास, ये नारी संत दयाबाई चरणदास की शिष्या थी। दयाबाई भी थी और सहजोबाई भी थी, ये भी अपन को ध्यान रखना। तो दयाबाई और सहजोबाई इनकी मुख्य शिष्या थी। अब लोक देवताओं पर चलते हैं, क्योंकि फैक्ट्स के अंदर कुछ कुछ फैक्ट्स को ही उठाया गया है, सभी को नहीं लिया गया एक साथ, अलग अलग जगहों पर ये डले हुए हैं। वैसे मिलेंगे सारे ही, लेकिन ये अलग अलग जगहों पर डले हुए हैं। जैसे पाबू जी राठौड़, इनका जन्म 1313 में कोलुमंड फलोदी में हुआ था। इनकी माता का नाम कमला देता, पिता का नाम दांदल जी था। इनकी पत्नी का नाम सुप्यार देता। इनको ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो पाबूजी राठौड़ के बारे में अपन को ध्यान रखना है। पाबूजी राठौड़ के बारे में और भी देखते हैं। पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर। बाबूजी की बहनों का नाम सोनलबाई, पेमलबाई था। बाबूजी का मेला कब बढ़ता है? ये चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। बाबूजी किसके वंशज थे? राठौड़ के मूल वंशज राव सिहार के वंशज माने जाते हैं। बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो उनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो इस प्रकार अपन ने देख लिया अभी। और मुख्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, इनके बारे में अपन देख लेते हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसको आरटीडीसी कहा जाता है, 1978, इसका मुख्यालय जो है जयपुर में है। राजस्थान पर्यटन का जो स्लोगन है, पधारो हमारे देश, पहले था जाने क्या दिख जाए। पधारो हमारे देश इसका स्लोगन है। राजस्थान की जीडीपी में पर्यटन का योगदान लगभग 8% के आसपास रहता है। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में कौन कौन से अनुपम बिक्री प्रस्ताव हैं? जैसे पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, जिसको सही ट्रेन बोलते हैं अपन, मेले और त्योहार, किले, महल और हवेलियां, हेरिटेज होटल और हस्तकला, ये अनुपम बिक्री प्रस्ताव है। यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन, इसके अंतर्गत आते हैं ये। दो पर्यटन त्रिकोण है, जिसको स्वर्णिम त्रिकोण बोलते हैं, जिसमें जयपुर, आगरा और दिल्ली आते हैं स्वर्णिम त्रिकोण में। तो और मरु त्रिकोण में जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये तो मरु त्रिकोण में आते हैं। और स्वर्णिम त्रिकोण में जयपुर, आगरा और दिल्ली आते हैं। तो दोनों त्रिकोण का अपन को ध्यान रखना है, पर्यटन त्रिकोण में आते हैं। राजस्थान में कुल 10 पर्यटन सर्किट है। मरु सर्किट के अंदर जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये तो मरु सर्किट में आते हैं। शेखावाटी सर्किट की बात करें तो सीकर, झुंझुनू शेखावाटी सर्किट में आते हैं। वही ढूंढाड़ सर्किट की बात करें तो जयपुर, दौसा, आमेर, ढूंढाड़ सर्किट में आते हैं। ब्रज सर्किट की बात करें तो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, ये ब्रज सर्किट में आते हैं। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक। हाड़ौती सर्किट में हाड़ौती संभाग आता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मेरवाड़ा सर्किट के अंदर अजमेर, पुष्कर, मेड़ता और नागौरी मेरवाड़ा सर्किट में आते हैं। मेवाड़ सर्किट के अंदर की बात करें तो राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा मेवाड़ सर्किट में आते हैं। वही बागड़ सर्किट में डूंगरपुर, बांसवाड़ा आते हैं। गोडवाड़ सर्किट के अंदर पाली, सिरोही और जालोर, ये गोडवाड़ सर्किट आते हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल अब देखते हैं। पुरातात्विक स्थल भी है इसमें, प्राकृतिक स्थल भी है और धार्मिक स्थल भी है, ये तीनों देखेंगे अपन। पहाड़ और बालाथल जो है ये उदयपुर का फेमस है। कालीबंगा हनुमानगढ़ की है। चौरासी खंभों की छतरी बूंदी में फेमस है। तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का फेमस है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का है। तो तारागढ़ गढ़बिटली अजमेर में है। जूनागढ़ और लालगढ़ ये बीकानेर में है। गागरोन का किला
झालावाड़ में। ये फैक्ट अपन को ध्यान रखना है। तालचापर अभ्यारण्य जो है चूरू में है, गना पक्षी विहार भरतपुर में, सरिस्का अलवर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में, देसुरी की नाल राजसमंद में, पुष्कर घाटी अजमेर में है, बालू का स्तूप जैसलमेर में है। अगर धार्मिक पर्यटन स्थलों की बात करें तो सांवलिया जी का जो मंदिर है मंडप या चित्तौड़ में, श्री महावीर जी का करौली में, देशनोक में करणी माता का जो बीकानेर में, काबा चूहों के लिए फेमस है, केला देवी का करौली में है, गोगामेडी हनुमानगढ़ में, गलियाकोट और बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर का फेमस है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में, गलताजी और गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। इस प्रकार अपन ने पूरा प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी करी। अन्य पर्यटन स्थलों में अब और देखते हैं अपन, हल्दी घाटी और कुंभलगढ़ ये राजसमंद में, श्रीनाथ जी ये नाथ द्वारा राजसमंद में, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में, डीग के जलमहल ये भरतपुर में है, सज्जनगढ़ सिटी पैलेस जयसमंद झील एकलिंग जी मंदिर ये उदयपुर में है, चारों के चारों सज्जनगढ़ सिटी पैलेस जयसमंद झील और एकलिंग जी मंदिर। बुड्ढा चौड़ ये गंगानगर में, सोनारी कोठी टोंक में, पटवों की हवेली जालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, सम के दोरे रामदेवरा मंदिर मरु उद्यान ये जैसलमेर के फेमस है। पांचों के ध्यान रखना है, पटवा की हवेली भी जैसलमेर, जालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर, नथमल की हवेली भी जैसलमेर, सम के दौरे भी जैसलमेर, रामदेवरा मंदिर भी जैसलमेर, मरु उद्यान भी जैसलमेर। काली घाटी ये अलवर की फेमस है, देलवाड़ा के जैन मंदिर ये सिरोही की फेमस है, हवा महल जयगढ़ नाहरगढ़ आमेर जंतर मंतर ये जयपुर के फेमस है, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़ के फेमस है, रणकपुर का जैन मंदिर ये पाली का फेमस है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और घना पक्षी विहार ये भरतपुर का फेमस है, कोलायत बीकानेर का फेमस है, ब्रह्मा जी मंदिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये अजमेर की फेमस है, माउंट आबू सिरोही का फेमस है, नाकोड़ा जी बाड़मेर का फेमस है, सोनार किला स्वर्णगिरी किला जो जैसलमेर का फेमस है, जबकि सोनगढ़ जिसको सुवर्णगिरी बोला जाता है ये जालौर में, स्वर्णगिरी जैसलमेर सुवर्णगिरी जालौर। अब राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा जो मेले आयोजित किए जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। ऊंट महोत्सव ये बीकानेर में आयोजित होता है जनवरी माह के अंदर, ये ध्यान रखना है। मरु महोत्सव ये जैसलमेर में होता है और ये फरवरी माह के अंदर होता है। हाथी महोत्सव जयपुर का फेमस है, होली के अवसर पर मार्च माह में होता है। तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू का फेमस है, मई माह में होता है। शीतकालीन महोत्सव माउंट आबू में होता है, ये दिसंबर माह में होता है। पतंग महोत्सव 14 जनवरी को हमेशा आयोजित होता है, अपन को ध्यान रखना। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इनमें नंबर 1 पर है केसरी सिंह बारठ। महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी इनको। अन्य आरोपी की बात करें तो सोमदत्त लहरी और रामकरण थे। इनके भाई का नाम जोरावर सिंह बारठ है और पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारठ है। ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर बम फेंकने में इनका सहयोग किया था, जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी राज चुंगटिया इन्होंने लिखा था। इसमें 13 सोरठे भेजे थे जिन्हें पढ़कर महाराणा का स्वाभिमान जाग गया था और वह दिल्ली दरबार में बिना गए ही वहां से वापस लौट आ गए थे। महाराणा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखा था इन्होंने। 1910 में केसरी सिंह बारठ ने वीर भारत सभा जिसको वीर भारत समाज का गठन किया था। इसमें इनके सहयोगी थे गोपाल सिंह खरवा, लक्ष्मी नारायण, गुरुदत्त और हीरालाल लाहिड़ी। ये मुख्यतः गुप्तचर क्रांतिकारी संगठन माना जाता है। पुत्र के शहीद होने पर इन्होंने कहा था कि भारत माता का पुत्र उनकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। जो इनका पुत्र था प्रताप सिंह बारठ, उसके समय इन्होंने कहा था। इनकी रचनाओं की बात करें तो रूठी रानी, चेतावनी राज चुंगटिया, दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र और कुसुम माजले इनकी मुख्य रचनाएं माने जाते हैं। तो इन सभी का अपन को ध्यान रखना है। अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में अब देखते हैं। इन्होंने जयपुर में वर्धमान महाविद्यालय की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना है अपन। अब राजस्थान के प्रमुख युद्धों के बारे में अपन जानकारी करते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस है और अधिकतर एग्जाम्स में क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अजमेर का युद्ध ये 1135 में लड़ा गया था अर्नोराज और तुर्कों के बीच में। अर्नोराज और तुर्कों के बीच में अजमेर का युद्ध 1135 में। आबू का युद्ध जो है 1178 में मूलराज द्वितीय और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। मूलराज द्वितीय और मोहम्मद गोरी के बीच में आबू का युद्ध 1178 में। तराइन का पहला युद्ध जो है 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। उसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता थे। सेकंड युद्ध तराइन का 1192 में लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें मोहम्मद गोरी विजय हुए थे। नागदा का युद्ध जो है 1234 ईस्वी में लड़ा गया है। मेवाड़ के महाराणा जयत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में नागदा का युद्ध 1234 में लड़ा गया। रणथंभौर के युद्ध की बात करें तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी और अमीर देव चौहान के बीच में
लड़ा गया था 1301 में। चित्तौड़ का युद्ध जो है 1303 में लड़ा गया था, अलाउद्दीन खिलजी और महाराणा रतन सिंह। चित्तौड़ का नाम इन्होंने खिजराबाद कर दिया था विजय के बाद में। इसमें विजय अलाउद्दीन खिलजी की हुई थी। रणथंभौर के युद्ध में भी अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। सिवाना का युद्ध जो है 1308 में लड़ा गया था, अलाउद्दीन खिलजी और परमार जो शीतल देव था, सिवाना दुर्ग का रक्षक, उसके बीच में लड़ा गया था, और इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी और उन्होंने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। ये अपन को ध्यान रखना है। जालोर का जो युद्ध है 1311 में लड़ा गया था, अलाउद्दीन खिलजी और कन्नड़ देव के बीच में। इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी और कन्नड़ देव मारा गया था। सारंगपुर का युद्ध जो है 1437 में लड़ा गया था, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। ये अपन को ध्यान रखना है। हाथोली का युद्ध जो है 1517 में लड़ा गया था, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में। इसमें राणा सांगा विजय हुए थे। बाड़ी धौलपुर का युद्ध जो है 1518-19 में लड़ा गया था, इसमें राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। इसमें भी महाराणा सांगा की विजय हुई थी। गागरोन का युद्ध 1519 में लड़ा गया था, राणा सांगा और महमूद खिलजी जीते। इसमें भी राणा सांगा की विजय हुई थी। बयाना का युद्ध 1527, ये राणा सांगा और मुगलों के बीच में लड़ा गया था। इसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 या 17 मार्च 1527 ये मिलता है दोनों। 17 मार्च ज्यादा एग्जैक्ट डेट है इसकी। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, इसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला जो युद्ध है फेमस, वो है गिरी सुमेल का युद्ध। ये 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा के बीच में लड़ा गया था, इसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था। चित्तौड़ का दूसरा युद्ध 1567-68 में लड़ा गया था, महाराणा उदय सिंह और अकबर के बीच में। इसमें जयमल और पत्ता शहीद हुए थे, अकबर की विजय हुई थी इसमें। उदय सिंह मेवाड़ छोड़कर भाग गए थे। हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 में लड़ा गया था, अकबर की तरफ से आसफ खान मान सिंह थे, महाराणा प्रताप दूसरी तरफ थे। मेवाड़ की थर्मोपल्ली इसको कर्नल जेम्स ने कहा और ये युद्ध अनिर्णायक माना जाता है। कुंभलगढ़ का युद्ध जो है 1578 में लड़ा गया था, अकबर की तरफ से शाहबाज खां मान सिंह और भगवंत दास से थे, एक तरफ महाराणा प्रताप थे। दिवर का युद्ध 1582 में लड़ा गया था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। मथुरे की राड़ जो है 1644 में लड़ी गई थी, महाराणा कर्ण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह के बीच में। कॉलेज लेक्चरर 2020 में पूछा गया प्रश्न, मथुरे की राड़ कर्ण सिंह और अमर सिंह के बीच में। सामूगढ़ का युद्ध और धर्मत का युद्ध 1658 में लड़ा गया था, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में। औरंगजेब विजय हुआ था। दोराई का युद्ध जो है 1659 में लड़ा गया था, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में। इसमें भी औरंगजेब विजय हुआ। अगले कुछ युद्ध हैं, जैसे बंटवाड़ा का युद्ध, ये 1761 में लड़ा गया था, कोटा के सेनानायक जालिम सिंह झाला और जयपुर के माधव सिंह के बीच में। तुंगा का युद्ध जो है 1787 में लड़ा गया था, सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर के महाराजा विजय सिंह के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ तो सवाई जय सिंह और महाराणा विजय सिंह थे और दूसरी तरफ मराठा सरदार दिया था इस युद्ध के अंदर, ये प्रताप सिंह और जोधपुर वाले, और दूसरी तरफ मराठा सरदार। पटनेर किले का युद्ध जो है 1398 में लड़ा गया था, ये तैमूर लंग और धूलचंद भाटे के बीच में हुआ था। सर्वाधिक आक्रमण इसी किले पर हुए हैं, उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से इसको जाना जाता है। पटनेर का युद्ध 1805 में भी लड़ा गया था। गिंगोली का युद्ध जो है 1807 में लड़ा गया था, जयपुर और जोधपुर की सेना के बीच में। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह और कैप्टन हीटकोट के बीच में लड़ा गया, जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह विजय हुए थे। चेलाबाज का युद्ध पाली में लड़ा गया है 18 सितंबर 1857 को, ये कुशाल सिंह और पैट्रिक लॉरेंस के बीच में लड़ा गया था, इसमें भी ठाकुर कुशाल सिंह विजय हुए थे। आवा के युद्ध की बात करें तो आवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 को लड़ा गया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को इसमें हरा दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध का नाम जो है खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने बताया है, तो गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने, जो इस युद्ध में खुद मौजूद था, उसने बोला है इसको गोगुंदा का युद्ध। मेवाड़ की थर्मोपल्ली जो है कर्नल जेम्स टोड ने इसका नाम दिया है। तो हल्दी घाटी के युद्ध के उपनामों के बारे में अपने को ध्यान रखना है। खमनोर का युद्ध तो बोला है इसको अबुल फजल ने, गोगुंदा का युद्ध बोला है बदायूनी ने, और मेवाड़ की थर्मोपल्ली बोला है कर्नल जेम्स टोड ने। देवरिया युद्ध के अन्य नाम की बात करें तो इसको मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने बोला। 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था, तो नुसरत खान मारा गया था। महाराणा प्रताप ने किस जगह को अपनी राजधानी बनाया था, तो चावंड को 1585 में बनाया था, 1615 तक उसकी राजधानी रही थी। ये अपन को ध्यान रखना है। जेता और कुंपा जो है, इन्होंने गिरी शामिल युद्ध 1544 में मालदेव के सेनानायक थे।
डोंगजी और जवाहर की बात करें तो 1857 में संग्राम में शेखावाटी के मुख्य क्रांतिकारी माने जाते हैं। डोंगजी जवाहर शेखावाटी गरीबों के लोक देवता माने जाते हैं। झुंझुनू के अंदर ये लोक देवता के रूप में पूज्य। नानजी और ठाकरे पटेल ये बिजुला किसान आंदोलन से संबंधित है। पातल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। कलीला और दमना उदयपुर चित्रशैली के दो पात्रों के नाम है। आलिया फत्तू ये पटियाला घराना के संगीत घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। आलिया फत्तू। गोरा बादल ये महाराणा रतन सिंह चित्तौड़ के सेनापति हैं, चाचा भतीजा हुआ करते थे दोनों। जयमल और फत्ता चित्तौड़ में महाराणा उदय सिंह के किलेदार थे, 1668 में शहीद हुए थे। बलजी भूरजी और डूंगजी जवाहर जी की मूल नाम थे बलजी और भूरजी, ये ध्यान रखना है। रूपाजी और कृपाजी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित माने जाते हैं, जो 13 जुलाई 1923 में हुआ था। जयदयाल मेहराब खान 1857 में कोटा में जनता विद्रोह के नेता थे। लाटा और कुंता, लाटा राजस्व निर्धारण की पद्धति थी और कुंता राजस्व संग्रहण की पद्धति थी। लाटा तो राजस्व निर्धारण करता था और राजस्व संग्रहण करता था कुंता के द्वारा। तो इस प्रकार ये जोड़े के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं कुछ राजवंशों के बारे में और उनके संस्थापकों के बारे में देखते हैं। सातवाहन वंश, इसकी स्थापना जो सिमुक ने की थी और इसकी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान है। शुंग वंश की जो स्थापना है पुष्यमित्र शुंग ने 187 ईसा पूर्व में की थी। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन माने जाते हैं। 500 ईस्वी में बनवासी वैजयंती इनकी राजधानी है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय माने जाते हैं 850 ईस्वी में और तंजावुर या तंजौर इनकी राजधानी है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल और नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग या दंती वर्मन ने की थी और मान्यखेत इसकी राजधानी मानी जाती है। कुषाण वंश की स्थापना कुजल कूटबिसस ने की थी। वही चंदेल वंश की स्थापना नुन्नुक जिसको चंद्रवर्मन कहा जाता है 831 ईस्वी में की थी और महोबा इनकी राजधानी है। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने इससे मानी जाती है, तो हर एक वंश की स्थापना बिंबिसार से मानी जाती है। सात वंश की राजधानियों के बारे में क्रम पूछ लिया जाए तो पहले प्रतिष्ठान थी और बाद में अमरावती हो गई थी। शुंग वंश की राजधानियों के क्रम में पहले पाटलिपुत्र थी, बाद में विदिशा हुई। चंदेल वंश की राजधानी पहले महोबा थी, उसके बाद में खजुराहो हुई, फिर बाद में जाकर कालिंजर हुई। तो इस प्रकार से अपन को क्रम से भी पूछे जा सकते हैं। तो सातवाहन की प्रतिष्ठान और अमरावती, शुंग वंश की पाटलिपुत्र और विदिशा, चंदेल वंश की महोबा, खजुराहो और कालिंजर मानी जाती है। बौद्ध धर्म ये संगीत ये है, इनके बारे में अपन देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है आरवीपी के आजकल अंक लेकर महासभा में भोग वसु बना। अब देखते हैं इसको। पहली बौद्ध संगीति जो है राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अजात शत्रु उस समय के शासक हुआ करते थे, हर एक वंश के शासक थे ये, और इसके अध्यक्ष जो है माँ कश्यप थे। दूसरी जो बौद्ध संगीति है वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। इसके जस्ट 100 साल बाद कालाशोक इसके समय कालाशोक उस समय शासन थे और इस शिशु नागवंश से संबंधित माने जाते हैं। साबा कामी इसके अध्यक्ष थे दूसरी बौद्ध संगीति के। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई 251 ईसा पूर्व में, अशोक के समय हुई थी। मौर्य वंश के माने जाते हैं अशोक। मोगली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष माने गए। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी, ये पहली शताब्दी में हुई थी, कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश के थे और वसुमित्र इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अब चलते हैं अपन बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अन्य चीजों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कमल उनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। ग्रह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग किया था और उसका प्रतीक घोड़ा माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में हुई थी। इनको बोधि वृक्ष इसका प्रतीक माना जाता है। मृत्यु जिसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है 80 वर्ष की आयु में हुआ था और स्तूप इसका प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म के अन्य तथ्यों में देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ ये त्रिरत्न के अंदर आते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य जो है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 बौद्ध आर्य सत्य माने जाते हैं। दुख निरोध को उपाय जो है अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया। बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अपना सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए। बुद्ध के उपदेशों की भाषा की बात करें तो पाली भाषा में दिए गए और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये ध्यान रखना है। बुद्ध के अन्य नामों की बात करें तो शाक्य मुनि और तथागत भी इनके अन्य नाम मिलते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो एक कुशीनारा में मल्ल गणराज्य के अंदर हुआ था। बुद्ध के पिता शाक्य गण के प्रधान थे, शुद्धोधन उनका नाम था। बुद्ध की माता का नाम माया था।
ये इस जबकि इसका पालन प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी उन्होंने किया था। अब कुछ अन्य यात्री और उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। ह्वेनसांग जो है ये चीन के यात्री थे। इनकी किताब का नाम सीयू की है। उपनाम देखा जाए ह्वेनसांग का तो यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि इनको बोला जाता है। और इनका जो शासन काल है जिसके समय ये भारत आए थे वो हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। फाइयान ये भी चीन के थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए थे। मेगास्थनीज की बात करें तो ये किताब का नाम इंडिका है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थी। ये अपन को ध्यान रखना। अब देखते हैं अपन महाजनपद। कुल 16 महाजनपद इस काल में थे। ईसा पूर्व छठी शताब्दी ईस्वी यानी कि 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व के समय के जो है महाजनपद काल की श्रेणी में रखा जाता है। दक्षिण भारत में केवल एक महाजनपद था। ये अपन को ध्यान रखना। अब देखते हैं 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ माना जाता है। दूसरा महावस्तु में मिलता है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है। तीसरा दीर्घ निकाय में मिलता है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ माना जाता है। और चौथा भगवती सूत्र में मिलता है जो जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के ग्रंथों में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर 16 जनपदों का उल्लेख तो इन चारों में मिलता है। वहीं 22 जनपदों का जो उल्लेख है पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। ये अपन को ध्यान रखना है क्योंकि यही एकमात्र ऐसा फैक्ट है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। बाकी तीन ऊपर वाले जो ये चारों ग्रंथ इनके बारे में आपने जानकारी करी होगी। महाजनपदों में द्वितीय नगरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल में हुआ था। इस दौरान योद्धा वर्ग द्वारा लोहे के व्यापक प्रयोग के साक्ष्य अपन को मिलते हैं। अब जनपदों के और उनकी राजधानी के बारे में जान लेते हैं। अंग है इसकी राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्मती मानी जाती है। कंबोज की राजधानी हाटक मानी जाती है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी जिसको अयोध्या भी कहा जाता है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। वज्जी की राजधानी वैशाली विदय या मिथिला थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। पांचाल की अहिछत्र और काम्पिल्य दो राजधानियां थी। मत्स्य की विराटनगर थी। मल्ल की कुशावती थी। सूरसेन की मथुरा थी। और अस्मक की पोटली या पोतन थी। तो इस प्रकार ये 16 जनपद और उनकी राजधानियां दी गई है। और इन जनपदों को समझने के लिए एक जनपद से संबंधित एक चित्र भी दे रखा है भारत के नक्शे में, तो इसको देख सकते हैं आप। तो दक्षिण भारत का जो है कंबोज, गंधार, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, वज्जी, काशी, अंग, मगध, वत्स, चेती, चैत्य, अवंती, मत्स्य, सूरसेन, असक, अस्मक है। ये दक्षिण भारत का माना जाता है। ये ध्यान रखना। तो मित्रों आज की क्लास में काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अपन ने पढ़ा, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्लास है क्रैश कोर्स की वो पसंद आ रही होगी। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें ताकि अन्य तैयारी करने वाले बच्चों को भी अपनी तैयारी को मजबूत करने का मौका मिले। इस क्रैश कोर्स में अपन 10,000 से भी ज़्यादा फैक्ट्स की जानकारी करेंगे। और वो इसी तरीके से हो सकती है क्योंकि इसको अगर अपन डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे तो डिजिटल बोर्ड पे इतने से फैक्ट को समझाने में अपन को 3 घंटे लग जाएँगे। जबकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपके सामने रखे जाएँ और आप इसको बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो ये फैक्ट आपके दिमाग में मजबूत हो जाएँगे। और रिवीजन की वजह से ही आप किसी एग्जाम को क्लियर करने में सक्षम हो पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही हो तो मुझे मेरे इस नंबर पर संपर्क कर लें। मैं आपको सभी प्रकार की जो गाइडेंस है वो देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको किसी परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। ये मेरे नंबर है, इन पर आप आसानी से किसी भी टाइम व्हाट्सअप कर सकते हैं, सीधा कॉल भी कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।